हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था, डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। आपको सारे के सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16, डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ना कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पहले तो कोऑर्डिनेशन की मीनिंग समझते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स जितने भी वर्कर्स काम करेंगे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट करेंगे मीन्स बताते रहेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को रिपोर्ट करते रहेंगे। सो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम दो बार हो जाता है, या कोई ऐसा होगा कि कोई काम रह गया होगा करना। या तो डुप्लीकेट हो जाता है या इनकम्प्लीट रह जाता है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आइए डिटेल में समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। हर एक स्टेज पर जरूरत है कोऑर्डिनेशन की हमें। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोल। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर एक बात में कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैं आपको इसका पूरा डिटेल मीनिंग समझाऊंगा। Coordination gives a sort of an assurance for the accomplishment of objective। ये एक assurance देता है कि हमारा जो objective है वो complete होगा। No work remain incomplete and no work is duplicate and thus the work becomes easy। अब ये पॉइंट ध्यान से समझिए। No work remain incomplete। अब सपोज कीजिए मेरे सामने दो एम्प्लॉई हैं और मैं दोनों एम्प्लॉई को दो काम दे रहा हूँ। एक को बोल रहा हूँ कि बैंक जाकर कैश डिपॉजिट कर किया, और दूसरा काम है कि किसी कस्टमर को डिलीवरी देनी है गुड्स की। अब मैंने ये नहीं बोला कि कौन बैंक जाएगा और कौन कस्टमर के पास जाएगा, लेकिन मेरे सामने दो एम्प्लॉय खड़े हैं, मैंने दोनों को ये काम दे दिया। अब हुआ क्या कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। उन दोनों ने मुझे सुना कि सर ने बोला है कि बैंक जाना है और गुड्स की डिलीवरी करनी है। अब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया और दोनों ने क्या किया, गोडाउन में गए, गुड्स लिए और दोनों चले गए कस्टमर के पास देने के लिए। तो हुआ क्या कि एक वर्क तो डुप्लीकेट हो गया, यानी कस्टमर के पास दो बार डिलीवरी चली गई, और दूसरा वर्क इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट रह गया मीन्स कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो ऐसे में वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने काम का इंफॉर्मेशन या जानकारी दूसरे को देते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में डिपार्टमेंट वाइज समझा रहा हूं आपको, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां पर हमने समझा था कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है और मैनेजमेंट के पॉइंट्स भी देखे थे, लेवल्स भी देखे थे। तो वहां पर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझे थे। अब ये मैंने पॉइंट पहले भी समझाइए, फिर से बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि मार्केट में डिमांड बहुत हो गई, डिमांड बढ़ गई है और सेल्स इंक्रीज करना है। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, कोऑर्डिनेट करेगा कि आगे डिमांड बहुत ज़्यादा है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ज़्यादा, तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास और उसे कोऑर्डिनेट करेगा, मीन्स बताएगा कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए आप हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करके दो। अब ये काम आ गया परचेज डिपार्टमेंट के पास। तो परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना है तो पैसा देना पड़ेगा, फाइनेंस का अरेंजमेंट चाहिए। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा कि हम अपना परचेज इंक्रीज करने जा रहे हैं, हमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। सो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट करना। सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। इवन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने पड़ेंगे, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। सो ये डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सपोज करो प्रोडक्शन बढ़ा दिया,
और आगे रॉ मटेरियल का परचेज का ऑर्डर नहीं दिया तो क्या होगा, जो पड़ा हुआ रॉ मटेरियल है वो पूरा हो जाएगा और फिर वर्कर्स बैठ जाएंगे। तो ऐसे में ये सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर काम करते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। सो फ्रेंड्स, होपफुली मैं समझता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट कैसे कहते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं ये। सो फिर से ये लाइन रीड कर रहा हूँ, नो वर्क रिमेन इनकम्प्लीट और नो वर्क इज डुप्लीकेटेड एंड thus the work becomes easy. Now meaning, to bring coordination and harmony among the different functions carried out by different departments in the business unit is called coordination. Now characteristics देखेंगे। हाँ, मीनिंग में आप देखिए क्या दिया हुआ था कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के किसी भी बिजनेस में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके फंक्शंस के बीच में जो उनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो हार्मनी है, जो तालमेल है, उसे ही कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज राइट फ्रॉम प्लानिंग टू कंट्रोलिंग। प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। देयरफॉर मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, सेल इंक्रीज करनी है तो परचेज इंक्रीज करनी होगी, परचेज इंक्रीज करनी है तो फाइनेंस चाहिए। तो ये सब करने के लिए डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या हर एक लेवल पर उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो या बॉटम लेवल हो। सक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो करना होता है वो कम्युनिकेट करना होता है, एक दूसरे को बताना होता है, एक दूसरे को रिपोर्ट्स देने होते हैं। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम आगे क्या करने वाले हैं। सो उसी अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये सक्सेसफुल रहेगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। अगर वर्कर्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो वर्कर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करें तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज नेसेसरी। ध्यान से समझिए जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। डिफरेंट एक्टिविटीज में जो एम्प्लॉइज एंगेज्ड हैं उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। सॉरी, कोऑपरेशन of employees engaged in different activities is necessary to maintain coordination among various activities of the organization. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जो भी कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उन अलग अलग एक्टिविटीज़ में जो भी अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज इज पॉसिबल ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की वजह से जो बिजनेस रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मीन्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन रिसोर्सेज हों या जितने भी अलग अलग रॉ मटेरियल है, फाइनेंस है, वो सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा अगर एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं तो। Coordination is a part of every activity of management. Therefore, coordination is considered soul of management. Soul of management. Coordination is a part of every activity. हर एक एक्टिविटी, चाहे वो प्लानिंग की हो, स्टाफिंग हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, किसी भी लेवल पर हो, कोई भी एक्टिविटी हो, हर एक में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के बिजनेस सक्सेसफुल रन नहीं कर सकते। सो ये देखा क्वेश्चन नंबर 16 था। मैं आपको कैसे एक एक पॉइंट रीड कर कर पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। हो सकता है चैप्टर कंप्लीट करने में हमें और 4-5 लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे। 30 मिनट्स के या 20 to 30 मिनट्स के मैं लेक्चर अपलोड करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा लोड भी ना हो आपके ऊपर। तो इनको ध्यान से समझिए। इनके मैं इमेजेस ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। नोट्स आपके पास सारे हैं। नोट्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस नोट्स में मिल जाएगा।
आप ये नोट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो आप उसे दे सकते हैं, जेरॉक्स करवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करना हो तो मैं अगर ऊपर से आपको सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता जाऊं तो हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बट मैं आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। 3 नहीं, हो सकता है 10 लेक्चर बनेंगे, 12 लेक्चर बनेंगे, बट आपको उसके बाद कुछ लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आप पूरे कंसेप्ट को डीप में समझ जाएंगे। तो मैं आपको 20 से 30 मिनट्स के लेक्चर्स ही भेजता रहूँगा। आराम से आप देखिए और डाउट हो तो मुझे कॉल कीजिए। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मेक्स मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा इफेक्टिव। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो इफेक्टिव वर्क करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रहा है तो। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स में, तो डिफिकल्ट होगा। कोऑर्डिनेशन मेक्स पॉसिबल ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज इन इजी मैनर। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो इजी हो जाती हैं। अब इजी कैसे होंगी? मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, आपको वही एग्जांपल याद रखना है। अगर हमें सेल इंक्रीज करनी है, डिमांड इंक्रीज है, सेल ज़्यादा करनी है तो प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो अगर ये डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ इन इजी मैनर में पॉसिबल हो सकती हैं। कोऑर्डिनेशन लीव्स नो वर्क इनकम्प्लीट एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट वर्क। हाँ, कोई वर्क रह नहीं जाएगा और कोई वर्क डुप्लीकेट हो जाए ऐसा भी नहीं होगा अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट करते हैं तो। कोऑर्डिनेशन मेंटेन्स हार्मनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के बीच में उनका हार्मनी रहेगा, तालमेल रहेगा, एक दूसरे को बातें बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, एक दूसरे को रिपोर्ट देते रहेंगे। Coordination enables to maintain a balance between order and time of business activities performed by various departments. Order and time of business activities. Business activities जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में परफॉर्म्स हो रही हैं उनके बीच में एक बैलेंस होता है ऑर्डर एंड टाइम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ कि वो बिजनेस एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट की गई, कब पूरी की गई। तो हर एक के लिए हमें कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन लीड्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। जो हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इजीली अचीव हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। सो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंस थे, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं ग्रुप में आपको इमेजेस तो भेज ही दूंगा। Now next question number 18, explain functional areas। हमारे कितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता दूं। इस चैप्टर को पूरा करने के लिए हमें 23 क्वेश्चंस हैं, टोटल 23 क्वेश्चंस हैं और अभी हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं? सो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर टू बी डन टू मैनेज द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने होते हैं, हर एक बिजनेस में करने होते हैं। एज पर द फंक्शंस फॉलोइंग आर द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का मीनिंग होता है सेल करना। जब भी प्रोडक्ट सेल करना होता है तो हमें उसकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नाउ एडवर्टाइज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। हम टेलीविज़न पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर सकते हैं,
रेडियो पर एडवर्टाइज कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया थ्रू और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हमारे पास एम्प्लॉय कितने होंगे, कौन सा काम किस एम्प्लॉय को करना होगा, ये सारे एम्प्लॉयज़ रिलेटेड. दूसरा, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र करना, उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेस में आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के पास जो पैसा है, जो फंड है, उसका मैनेजमेंट करना. आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं कि उनकी इनकम कितनी है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा खर्च करना है, किस प्रोडक्ट के पीछे खर्च करना है. सो दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सेम बिजनेस में किया जाता है कि कितना पैसा आएगा, कितना रॉ मटेरियल लेना है, कितनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, उन्हें बोनस देना है, और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, एडवर्टाइजमेंट कितना करना होगा. सो दैट ऑल इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड द लास्ट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने बहुत सारे ऐसी कंपनीज देखी होंगी कि जिनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं. सो उन्हें प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितने यूनिट्स बनाने हैं. एक एग्जांपल लेता हूँ अमूल का. आपने अमूल के कितने प्रोडक्ट देखे हैं? अमूल का मिल्क आता है, फिर मिल्क में भी टाइप्स हैं, उनके चीज़ आते हैं, बटर आता है, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, स्वीट्स, कितनी सारी चीज़ें आती है. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर नहीं हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइटम के कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. तो वो उन्हें प्रोडक्शन मैनेजमेंट कौन बताएगा? सो मार्केटिंग मैनेजमेंट उन्हें गाइड करेगा कि आगे से ऑर्डर्स कितने हैं, डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन करेंगे. सपोज़ कीजिए उन्होंने प्रोडक्शन हद से ज़्यादा कर दिया मिल्क का, और पेरिशेबल है, ख़राब भी हो जाता है, तो लॉस हो जाएगा. सो ऐसे में अगर मार्केटिंग अगर प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी. तो ये सारे के सारे एरियाज़ हैं जिसमें मैनेजमेंट काम करता है. ये फंक्शनल एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के. ठीक है. सो दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस. मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्शन से लेकर जहाँ से फैक्ट्री से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर कस्टमर तक पहुँचाना, और उस पहुँचाने के लिए जो भी मेथड्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो, ये सारे इसमें आएंगे. क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझेंगे, डीप में समझेंगे. इन अ ब्रॉड सेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक जो पहुंचाने का प्रोसीजर होता है उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूड्स exchange of goods with money as well as market research, distributive method, sales promotion, storage, insurance, etc. Now marketing management में क्या क्या आता है वो देखिए. Exchange of goods with money, goods को exchange किया जाता है पैसों के साथ, और वो करने के लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ता है. मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि मार्केट को देखा जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उनका पैकिंग कैसा है, उनका प्रोडक्ट कैसा है, उनका प्राइस कैसा है, हर एक पॉइंट का रिसर्च किया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड, डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड मीन्स हमारे गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो भी मैथड्स होंगे उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मैथड्स. सेल्स प्रमोशन, गुड्स को सेल करने के लिए हम अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे. कई बार हो सकता है कि कस्टमर्स को ऑफर्स दिए जाते हैं 10% 20% ऑफ के, तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे जिससे हमारा सेल प्रमोट होगा, इंक्रीज होगा. स्टोरेज, हमारे गुड्स का स्टोरेज कहाँ होगा और कैसे होगा. अगर हमारे पास होगा, हो सकता है उसके लिए अलग से गोडाउन की ज़रूरत पड़े. अगर डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, कोई एजेंट है, तो उसके वहाँ कैसे होगा.
एंड द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, कि हमारे गुड्स जब तक कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते तब तक उनका इंश्योरेंस करवाना और गुड्स को सेफ रखना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मार्केटिंग में ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि हमें गुड्स प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक सेफली गुड कंडीशन में पहुंचाने हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नेसेसिटी को ध्यान में रखते हुए कि कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें हर एक पॉइंट का ध्यान रखा जाता है। कस्टमर को पैकिंग कैसे चाहिए, कौन सा पैकिंग कंफर्टेबल रहेगा, प्रोडक्ट खराब ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक बात को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट किया जाता है। It is converted into goods or services and then these goods or services are finally made available to the customer, consumer और user। ये जो मार्केटिंग किया जाता है ये गुड्स या सर्विसेज के लिए किया जाता है और वो कर फाइनली वो कस्टमर, कंज्यूमर या यूजर तक पहुंचाए जाते हैं। मीन्स हर एक बात का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा पहले कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स जो हैं वो ग्लास की आती थी, फिर प्लास्टिक की आने लगी। प्लास्टिक के होने से बेनिफिट क्या हुआ कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में, बस में, तो वो अपने साथ उसे कैरी कर सकता है। लेकिन अगर आप आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जाओ तो वो सिर्फ जो बॉटल्स थे वो ग्लास के आते थे उस टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो और ट्रैवलिंग में भी उनका प्रोडक्ट बिके, इसलिए उन्होंने पैकिंग में चेंज किया। सो गुड्स हो या सर्विसेज हो, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हर एक वो मेथड यूज किया जाता है, उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, जिससे कंपनी का जो सेल है वो इंक्रीज हो जाता है। Thus it can satisfy the needs of a particular customer or group of such people। So वो हर एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगे। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई होना मीन्स हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, अच्छे से सेल हो रहा है। It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization। अब ये सब करने में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, एक कि इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेस का, और हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है। ऐसा ना हो कि हम इतने सारे अच्छे सर्विसेज देने में या पैकिंग अच्छा करने में, मार्केटिंग अच्छा करने में कंपनी को लॉस हो जाए। तो कंपनी क्या करेगी, एक तो अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और उनके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करना, मार्केट में डिमांड्स को क्रिएट करना, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है। और डिमांड क्रिएट करने के लिए ये क्या करते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के अट्रैक्टिव एडवर्टाइज करते हैं। फिर वो एडवर्टाइजमेंट का कोई भी मेथड हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, कोई डिजिटल मेथड हो सकता है। सो उससे क्या होगा कि मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी और गुड्स एंड सर्विसेज सेल होंगे। द मेन एलिमेंट्स आर गुड्स और सर्विसेज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल, पैकेजिंग एक्सेट्रा। सो मार्केटिंग में ये मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि गुड्स और सर्विसेज में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मीन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे। प्राइस पॉलिसी क्या होगी हमारी, हमारा प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर के कंपेयर में कम होगा या ज़्यादा होगा, प्राइस पॉलिसी। इंक्रीज इन सेल, सेल इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड पैकिंग कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। नाउ आगे इसके फंक्शंस देखते हैं हम। फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। The decisions regarding development of new product or existing product include appearance, color, size, shape, weight, print, packing, guarantee of work, after sale services, variety of product, etc. अब जब हम प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। अब इन सब बातों का ध्यान क्या रखते हैं कि हमारा न्यू प्रोडक्ट हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो। एग्जिस्टिंग मीन्स जो ऑलरेडी मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, या फिर न्यू प्रोडक्ट हैं। उसमें हमारे प्रोडक्ट का कलर कैसा होना चाहिए, उसकी साइज कैसी होनी चाहिए,
उसके शेप कैसे होने चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लो मोबाइल का। सपोज करो कंपनी मार्केट में न्यू मोबाइल लॉन्च कर रही है या उसका कोई न्यू मॉडल आ रहा है, तो उस मॉडल का कलर कैसा होगा, उस मोबाइल की साइज कैसी होगी, उसका शेप कैसा होगा, क्या एग्जिस्टिंग मोबाइल जैसा होगा या कुछ उसमें न्यू लेकर आएंगे वो, उस मोबाइल का वेट कितना होगा, उस पर प्रिंटिंग क्या होगी, उसका पैकिंग कैसे किया जाएगा, उसमें गारंटी क्या दी जाएगी, पब्लिक को, कस्टमर को, कंज्यूमर को गारंटी चाहिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। आफ्टर सेल सर्विस, अगर सेल्स के बाद कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो उसके फंक्शन में हो या हमारे प्रोडक्ट में हो, तो आफ्टर सेल सर्विसेज में हम क्या प्रोवाइड करेंगे। सो ये इन सब बातों का ध्यान रखना होता है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स में। हम कस्टमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस। प्राइस की मीनिंग है इन मॉडर्न टाइम अ कस्टमर एक्सपेक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल रेट। कस्टमर को क्या चाहिए, एक तो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए और उसके जो गुड्स हैं वो रीजनेबल रेट पर अवेलेबल होने चाहिए। अब बेटर क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट पर प्राइस हमारा ऐसा होगा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। अगर हमारे प्रोडक्ट में ये दोनों बातें हैं कि प्रोडक्ट बेटर क्वालिटी का है और रीजनेबल रेट्स पर अवेलेबल है, तो हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड इंक्रीज होने वाला ही है। देयरफॉर utmost केयर शुड बी टेकन while डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम प्राइस डिसाइड करें, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो या न्यू, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। utmost केयर शुड बी टेकन। द प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, होलसेल और रिटेल सेल एंड ऑल्सो कमीशन टू मीडिएटर्स। अब जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारी सेल्स पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी, कि हमारा सेल कैसा होना चाहिए, क्या हम अपने कस्टमर को क्रेडिट देंगे या सिर्फ हम कैश में सेल करेंगे। पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट, हम अपने कस्टमर को क्या कुछ डिस्काउंट देंगे, अगर डिस्काउंट देना होगा तो प्राइस अकॉर्डिंगली रखना होगा, क्योंकि डिस्काउंट में क्या करना होता है, जो भी प्रिंटेड प्राइस होता है उसमें से माइनस करके देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कितना डिस्काउंट देंगे, हमारी डिस्काउंट पॉलिसीज क्या होंगी, हमारे होलसेल एंड रिटेल सेल्स के रेट्स क्या होंगे, और कमीशन टू मीडिएटर्स, जो मीडिएटर्स काम कर रहे हैं। आपने 11th में देखा है कि पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, फिर वो प्रोडक्ट्स जाते हैं होलसेलर के पास, फिर जाएंगे रिटेलर्स के पास और वहाँ से जाएंगे कंज्यूमर के पास। तो इन सबको बीच में कमीशन कितनी देनी होगी हमें वो देखना होता है। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखकर हमें अपना प्राइस डिसाइड करना होगा प्रोडक्ट का। और भी बहुत सारी बातें, जैसे हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कैसा है। सो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे होंगे, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस कैसे होंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इंक्लूड्स डिसीजंस रिगार्डिंग वेरियस वेज ऑफ सेलिंग लाइक डायरेक्ट सेलिंग, क्या हम डायरेक्ट सेल करेंगे, प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को सेल होगा, थ्रू द होलसेलर, क्या हमारे बीच में कोई होलसेलर होगा, रिटेलर्स, एजेंट्स, या कोई रिटेलर रखेंगे या एजेंट होगा, एज वेल एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का साइज देखेंगे और स्कोप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि जो सिर्फ स्टेट लेवल पर काम करता है, मीन्स हम सिर्फ गुजरात में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें अदर स्टेट्स में वो सेल नहीं करना है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सेल हो रहा है या इंडिया से बाहर भी सेल हो रहा है, तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए। मैं आपको इसके लिए एग्जांपल दूंगा कि आप अमूल का प्रोडक्ट देखिए,
अमूल गुजरात में बहुत अच्छे से सेल होता है और फिर इंडिया में भी बहुत अच्छे से सेल होता है। बट अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो वहाँ पर पेरिशेबल है, इसलिए हम अमूल के सारे प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर पाएंगे। बट फ्यू प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल बटर है या चीज़ है, ऐसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो सकते हैं। बट इसके सामने अगर हम हल्दीराम का एग्जांपल लें तो हल्दीराम के गुड्स मोर देन 100 कंट्रीज में सेल होते हैं। तो वो क्यों हो पाते हैं? क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है कि यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, जो वहाँ पर उन्हें गुड्स को वहाँ रहने वाले लोगों तक पहुँचाते हैं। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फोर्थ इज प्रमोशन। प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल। प्रमोशन क्यों करना होगा? क्योंकि हमें सेल में जो है वो इंक्रीज करना है, हमारी सेल को इंक्रीज करना है। और वो करने के लिए हम क्या करेंगे? इट इंक्लूड्स द मैटर्स लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू सेल्समैन, वेज एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। हम हर एक वो काम करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, चाहे उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, पब्लिसिटी करनी पड़े, सेलिंग थ्रू सेल्समैन, सेल्समैन के थ्रू सेल करना पड़े। आपने देखा होगा कुछ सेल्समैन आते हैं डोर टू डोर, आपको प्रोडक्ट लेकर आते हैं और ऑफर करते हैं, या फिर और कोई मेथड हो सकता है। वेज एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर को किसी भी तरह से अट्रैक्ट करना, दैट इज वेज एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। ट्रेडर्स मीन्स जो हमारे गुड्स को सेल करते हैं उनको। सो इन सबको अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर्स को एंड ट्रेडर्स को, तो ही हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे। और वो सेल करने के लिए हमें एडवर्टाइज करना होगा, पब्लिसिटी करनी होगी एंड सेल्समैन के थ्रू सेल भी करना पड़ सकता है। दो प्रमोशन मिक्स इज एक्सपेंसिव, it leads to increase in sale which results into higher profitability। वैसे तो ये प्रमोशन मिक्स एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों होता है? क्योंकि एडवर्टाइज करना सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या टेलीविज़न पर हो, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है एडवर्टाइज करने के लिए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल, उससे सेल तो इंक्रीज होगी। इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल, हमारी सेल तो इंक्रीज होगी, विच रिजल्ट इन टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे प्रॉफिट को वो इंक्रीज कर देगी। बट एक्सपेंसिव है, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है कि ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। सो देखा ये आपने, ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19, मार्केटिंग मिक्स। मीन्स एक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शंस करने पड़ते हैं उसको हमने देखा। फंक्शंस में हम अपने प्रोडक्ट को देखेंगे कि हमारा कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग कैसा होना चाहिए, फिर हमारा प्राइस कैसा होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसा होना चाहिए, एंड प्रमोशन कैसे करेंगे, मीन्स एडवर्टाइज कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे। सो ये हमने क्वेश्चन 19 यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।